नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद संपूर्ण भारत देश के हर नागरिक दुख, क्रोध तथा प्रतिशोध की जो ज्वालाग्नि में थे। भारत सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके कुछ हद तक भारत के आम नागरिकों के मन में जो दुख था, पीड़ा थी, क्रोध था, उसे कम किया। निश्चित तौर पे आवश्यक भी था। भारत सरकार ने बड़ा ही तीव्र और सटीक निर्णय लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास किया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से ही एक दूसरा बैटलफील्ड बना हुआ था, जो नित्य प्रतिदिन हर क्षण भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। वह था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक लेवल पर। भारत आज की स्थिति में एक विश्व लेवल पर अपनी एक अलग पहचान, एक आवाज है, लेकिन भारत की आवाज को कमतर बताने का प्रयास किया गया, जो आज तक जारी है, तथा भारत को पाकिस्तान के समानांतर या बराबर खड़ा करने का या कमतर बताने का प्रयास किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को उतना सफल नहीं बताया जा रहा था जो वास्तव में जितना सफल हुआ है। हालांकि बाद में धीरे धीरे सत्यता आने लगी। इसी कड़ी में भारत सरकार ने इस दूसरे बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में अपने सामर्थ्य को और अपनी आवाज को, भारत देश के आम नागरिकों की आवाज को और उनकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के शस्त्र का उपयोग किया। ऑल पार्टी डेलीगेशंस, सभी राजनीतिक दलों की एक सुर में आवाज को। राजनीतिक दल जो होते हैं वो आम जनता की, लोकतंत्र में आम जनता की आवाज होते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की राजनीतिक पार्टी और उसके सांसद, विधायक और अन्य राजनीतिक दल के नेता। भारत सरकार ने अपने इस बड़े डिप्लोमेटिक कदम को बखूबी लॉन्च किया तथा भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया। कुछ एक वाकियों को छोड़कर या 2-3 स्टेटमेंटों को छोड़ के भारत की राजनीतिक पार्टियों ने सहर्ष इस डिप्लोमेटिक वार में भारत सरकार का पक्ष, भारत की आम जनता का पक्ष रखने, भारत सरकार के नेतृत्व को मानते हुए अपनी स्वीकृति दी। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट या आम जनता के नाते आए दिन राजनीतिक दलों के नेताओं पर अच्छी बुरी टीका टिप्पणियां करते हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक विशिष्ट घटना है। इसे इतने सरलता से नहीं लिया सकता। इससे पूर्व भी कई अवसर ऐसे हुए हैं जब रूलिंग पार्टीज ने, सत्ताधारी पार्टी ने विपक्षी नेताओं को विश्व मंचों पर देश की आवाज रखने के लिए पहुंचाया है। जिसका प्रमुख उदाहरण स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने विपक्ष में रहकर भी देश की आवाज को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बखूबी रखा है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर देश की आवाज के रूप में न केवल सत्ताधारी दल अपितु विपक्षी दल भी सम्मिलित हुए और अपने देश का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। इस घटना में न केवल भारत के आम नागरिकों को आश्चर्य में डाल दिया है, जबकि संपूर्ण विश्व की डिप्लोमेटिक जो एक सोच रहती है उसको बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि पहलगाम हमला अति सामान्य हमला नहीं था। भारत में इससे पूर्व भी कई आतंकवादी घटनाएं घटी है, बड़े स्तर पर घटी है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है।
लेकिन पहलगांव हमले में भारत की आत्मा, भारत के लोकतंत्र, आज आजादी के बाद से भारत की लोकतांत्रिक आस्था का जो प्रमुख केंद्र रहा है, हमारी यूनिटी, सर्व धर्म समभाव वसुदेव कुटुंबकम की जो नीति है। भारत में इतने पंथ हैं, जातियां हैं, भाषा के लोग हैं, रंगों के लोग हैं, हम आपस में अपने आंतरिक विषयों पर लड़ते हैं, लेकिन जब विषय देश पर आता है तब संपूर्ण देश के निवासी एकजुट होकर, संगठित होकर देश के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। दुनिया को ये विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पहलगांव हमला न सिर्फ आतंकवादी घटना थी, बल्कि भारत के स्ट्रक्चर को प्रभावित करने का प्रयास था। भारत में धार्मिक लड़ाइयां करवाने का प्रयास था कि दो धर्म आपस में लड़ पड़े, देश में स्थिरता पैदा हो। इसी का जवाब देने के लिए भारत ने इस डिप्लोमेटिक लड़ाई में विपक्षी दलों का सहयोग लिया, और मैं आज न केवल प्रसन्नता के भाव से बल्कि गर्व के भाव से सभी राजनीतिक दलों का न केवल शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि गर्व से कहता हूं कि आपने आज जो ये कदम उठाया है वह भविष्य के लिए एक नजीर है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भविष्य में घटनाएं नहीं घटेंगी। आज जो पक्ष में है कल विपक्ष में होगा, जो विपक्ष में है कल पक्ष में होगा, लेकिन आज जो घटित हुआ है वो भविष्य के लिए, इस देश के लिए, एक नया रोड मैप है। हम आपस में अंदर अपने विषयों पर लड़ लेंगे, विषयों को खत्म कर लेंगे, सुलझा लेंगे, लेकिन जब बात आएगी देश की तो हम संगठित रूप से अपनी देश की समस्या के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने आग्रह किया सभी राजनीतिक दलों से कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशंस को विश्व के कोने कोने में सभी सशक्त देशों पर अपनी बात पहुंचाने के लिए रखना चाहते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें अपना समर्थन किया। इसी प्रकार अगली कड़ी में 7 प्रतिनिधिमंडल विश्व के 32 देशों में, जो कि लगभग हर महाद्वीप को कवर करेंगे, उसमें 59 मेंबर्स, 59 मेंबर, जिसमें 31 सदस्य जो हैं वह सत्ताधारी पार्टी के, और 20 सदस्य जो हैं वो कई विरोधी दलों के सदस्य रहे हैं, तथा शेष जो हैं वो पूर्व राजनयिक रहे हैं, जो कई देशों में राजदूत के रूप में रहे हैं। वे इन डेलीगेशंस को अपना टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए उपलब्ध हैं। अब मुद्दा यह है कि ये जो डेलीगेशंस गए, हम ये नहीं बोलते कि इस पर नेतृत्व कौन कर रहा है या सदस्य कौन है, क्या इन्होंने देश की आवाज, सरकार की आवाज को पहुंचाया है। महाभारत ग्रंथ में एक श्लोक है, बड़ा क्लिष्ट श्लोक है, कि राजदूत जो रहता है, राजा का हो या प्रधान का हो, देश का हो, किसी का भी राजदूत हो, उसके वास्तविक गुण होने क्या चाहिए। ये श्लोक है, कुलीनशील संपन्नो वाग्मी दक्ष प्रियवंदः यथोक्तवादी सर्वशक्तिमान दूत स्यात् सप्त भिर्गणे। यानी जो राजदूत होता है या दूत होता है, उसके इतने गुण होना चाहिए। 7 गुणों का उल्लेख किया गया है। शीलवान होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, वाग्मी होना चाहिए, यानी बोलने की कला में दक्ष होना चाहिए, प्रियवचन होना चाहिए, प्रियवचन बोलने वाला होना चाहिए, शार्प बुद्धि वाला होना चाहिए, याददाश्त तगड़ी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, और दूसरा जिसका प्रतिनिधित्व करने गया है उसकी बात को शब्द सह रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, आज हमें गर्व है कि हमारे इन प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपनी देश की आवाज, अपने देश के लोगों, अपनी सरकार की आवाज को बखूबी रखा। कई सदस्य विपक्षी पार्टियों के तो ऐसे हैं जिन्हें सालों वर्षों से सरकार में रहकर और सरकार की जो फंक्शनिंग होती है उसका पूर्व अनुभव था। कांग्रेस के ही गुलाम नबी आजाद जो पूर्व कांग्रेसी थे, आनंद शर्मा जी, मनीष तिवारी जी, शशि थरूर जी, और
एक नए भारत के हीरो बन के उत्पन्न हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। इन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी से रविशंकर प्रसाद जी और विपक्षी पार्टियों से एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया सुले जी, कनिमोझी जी, श्रीकांत शिंदे जी, पांडा जी, ये विद्वान लोग, विद्वान सांसद लोग जिन्होंने अपना सालों साल का जो अनुभव है वो आज विश्व के सामने अपनी बात रखने में प्रस्तुत किया है। हमारे दो जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे, शशि थरूर जी और ओवैसी जी, तो आज की तारीख में सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंडिंग लोगों में से हो गए हैं। शशि थरूर जी अमेरिका गए, स्थिति हो गई कि अमेरिका में खलबली मच गई। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर ट्रंप के ऊपर जो कटाक्ष किए हैं वे वास्तव में प्रशंसनीय है, सराहनीय है। किसी शक्तिशाली देश के घर में बैठ के एक ऐसे व्यक्ति जो किसी की नहीं सुनता है उसके बारे में इतना बोल देना। शशि थरूर जी का एक स्टेटमेंट आया, वो बहुत वायरल हो रहा है कि ट्रंप को ताना कसते हुए बोला है कि आपका फोन आया। अब भाई फोन आता है, अपन फोन पर आता है, उठाते हैं, बात बताते हैं। आपका फोन आया, हमने आपको बात बताई और फोन रखा और आपने बाहर जाके बोल दिया कि मैंने नेगोशिएशन करवा दिया, मध्यस्थता करवा दी। ऐसी होती है मध्यस्थता। एक स्टेटमेंट और पाकिस्तान के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोला कि पाकिस्तान हमसे पीछा छुड़ा ले, हम बहुत खुश हैं। हमारे देश का काम है विकास करना, देश के लोगों की समस्याएं खत्म करना, उनके अपने जीवन स्तर में सुधार करना। हम पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। आज ही मैं देख रहा था असदुद्दीन ओवैसी जी जो बैरिस्टर रहे हैं, अच्छे शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, देश के कई मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं, वो एक अलग विषय है, ये चर्चा का विषय है ही नहीं आज। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके पूरे सिस्टम को इतनी गाली बकी कि कई सालों से किसी ने गाली नहीं बकी। लोगों को तो ये लगने लगा था कि कोई गोला या मिसाइल उठा के पाकिस्तान पे फूट नहीं जाए। गोला नहीं फेंकते ओवैसी जी, बड़ी प्रशंसा की बात है, गर्व की बात है। आखिर किन बातों को रखने गए थे हमारा ये प्रतिनिधिमंडल? पाकिस्तान को एक्सपोज करना था, लेकिन ये बहुत छोटा मुद्दा है। पाकिस्तान उस स्थिति में ही नहीं है कि उसे ज्यादा एक्सपोज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक खुली किताब की तरह हो गया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि आतंक की फैक्ट्री है, बड़ी बड़ी महाशक्तियों का टूल है। कभी इसका टूल बन जाता है, कभी उस महाशक्ति का टूल बन जाता है। एक खेल के मैदान की तरह होता है जिस पर कोई भी आके बैटिंग कर लेता है, बस आप पैसा खर्च करो। पाकिस्तान को एक्सपोज करना, दूसरी बात है दुनिया को एक्सपोज करना, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। पहलगाम हमले के बाद से ही दुनिया एक तरीके से एक्सपोज हो गई है। दुनिया की जो दोहरी नीति है, आतंकवाद की दोहरी नीति है कि गोरों पर हमला हो तभी आतंकवाद कहलाएगा, उस नीति को एक्सपोज करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। दोहरा मापदंड जो है पश्चिम का और अमेरिका का, उसे एक्सपोज करना जरूरी था। चाइना को एक्सपोज करना जरूरी था। इस तरीके से विस्तारवादी तरीके से नीति से चाइना आगे बढ़ रहा है, उसे एक्सपोज करना जरूरी था। भारत के सामर्थ्य को बताना जरूरी था कि हमारा सामर्थ्य यह है कि अब हम रक्षात्मक नीति वाले नहीं रहे। पहले ऐसा होता था, दुनिया ये सोचती थी कि भारत पे हमला होगा और भारत सिर्फ अपनी रक्षा करेगा, गेम ओवर। लेकिन भारत नया भारत है, भारत पलट के जवाब देगा और भारत इन आतताई शक्तियों का समूल नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। ये दुनिया को बताना जरूरी है कि अब हुआ तो गेम ओवर। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट सुना, उसी का अंग है।
पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि भैया चैन से जियो, तुम्हारे मिलिट्री वालों को समझाओ, जो सरकार को समझाओ, तुमको लूट रहे हैं, चैन से जियो, चैन से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो आपके लिए तैयार है। ये उसी का अंग है। भारत का सामर्थ्य दुनिया को बताना आवश्यक है कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, समय आएगा तो हम अपनी सीमाओं को लांघकर भी अपने देश का झंडा विरोधियों के गढ़ में गाड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 पॉइंट हैं इस डेलीगेशन के या हमारी डिप्लोमेटिक लड़ाई के, कि दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये गिव एंड टेक की दुनिया है। आप हमसे व्यापार करने के लिए दौड़े चले जाते हैं, हमारे से स्वार्थ पूर्ति करने चले जाते हैं, लेकिन जब हम पे विपत्ति आती है या आपदा आती है तब आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, रुख मोड़ लेते हैं या विरोधी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में दुनिया को अगर भारत की सहायता चाहिए, भारत से व्यापार चाहिए, भारत से सहयोग चाहिए, तो आपको हर कदम पर भारत का साथ देना पड़ेगा। और एक अंतिम विषय है जो हमारे डिप्लोमेटिक ऑल पार्टी डेलीगेशन का था कि भारत की आत्मा पे, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पे, भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पे, भारत की एकता संप्रभुता पर जो हमला हुआ पहलगांव हमले के नाम पे, उस पे सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के द्वारा इकट्ठा होकर पूरे विश्व के कोने में दुनिया को जाके ये बताना था कि देख लो दुनिया वालों, आप कितना ही प्रयास कर लो, हम अंदर लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन बात देश की आएगी तो पूरा देश यूनाइटेड है। और निश्चित तौर पे मैं सभी राजनीतिक दलों को साधुवाद देता हूं, प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और भारत सरकार के इस डिप्लोमेटिक कदम की मैं लख लख बधाइयां देता हूं कि भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया, बड़ा सूझबूझ वाला कदम रहा। सभी राजनीतिक दलों ने जो यह कदम उठाया उसकी सभी को प्रशंसा करना चाहिए। भविष्य के लिए एक नया रोडमैप तैयार हुआ है कि आप विपत्तियां आएंगी, आपदाएं आएंगी, लेकिन हम साथ में खड़े हैं। और सभी सदस्यों ने जितनी बखूबी से भारत की बात रखी है, मैं सभी न्यूज चैनल्स पे और इनके छोटे छोटे वीडियो देखे हैं मैंने, लग ही नहीं रहा था कि ये भारत में विपक्षी दल के लोग हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सभी रूलिंग पार्टीज के बड़े बड़े नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं। उस भाव से गए हैं कि हम देश की आवाज बताने आए हैं। ये देश विवेकानंद का देश है, गांधी का देश है, तो यह देश सुभाष का भी देश है। निश्चित तौर पे सभी राजनीतिक दलों ने आज रामधारी सिंह दिनकर जी की उन कविताओं को चरितार्थ किया अपने इस डेलीगेशन की भाषा में। ये कविताएं थी, मैं अपने हर वीडियो में, हर बात में अपने सभी देश के आदर्शों के द्वारा लिखी हुई कविताएं, लेखों का बड़ा उल्लेख करता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे ये हमारे आदर्श हैं और इनके आदर्शों पे ही हम चल रहे हैं। दिनकर जी ने बोला था कि हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तोले में भी अब जाता हूँ, तोले में भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। सभी राजनीतिक दलों और डेलीगेशंस में गए सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को मैं एक साधारण सा आम नागरिक हूँ, उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भारत देश के ऊपर आए हुए संकटों पर हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ। जय हिंद।